नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक राष्ट्रीय मुद्दे पर, या यूं कह सकते हैं एक राष्ट्रीय समस्या पर। दरअसल मामला रोहिंग्या मुसलमानों का है और ये राष्ट्रीय समस्या बनते जा रहा है। उसकी वजह यह कि घूसपैठियों के नाम पर इन्होंने पूरे देश में एक तरह से अपनी पकड़ बना ली है। इसकी वजह यह कि कभी जम्मू कश्मीर, कभी असम की हम बात करें, वहाँ बांग्लादेशी भी एक तरह से घुसपैठ किए हुए हैं। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा इलाका, और फिर वो रांची यानी झारखंड, बिहार होते हुए मध्य प्रदेश में भी उन्होंने लंबे समय से दस्तक दी है। हम इससे पहले कभी बांग्लादेशी मुसलमान भी कहा करते थे। भोपाल में तो बांग्लादेशी मुसलमानों के एक जिहादी संगठन का एक अड्डा भी पकड़ा गया था, जो भोपाल शहर के ऐशबाग थाने के पीछे ही चल रहा था लगभग 3 सालों से, और उन्होंने एक तरह से स्लीपिंग सेल बनाने का काम किया था। तो खतरे आंतरिक सुरक्षा को लेकर है, इसी पर हम बात करेंगे। आंकड़ेबाजी पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन मुद्दा चूंकि बहुत संवेदनशील है, इसलिए इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनेंगे हम हमारे 3 मनोज तिवारी जो भाजपा के सांसद हैं, उनकी बाइट। दिल्ली में भाजपा के नेता हैं प्रवेश वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं, और आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़, क्योंकि दिल्ली में तो लेफ्टिनेंट जनरल ने, एलजी ने पिछले 1 महीने का अभियान भी चलाया हुआ कि वहाँ बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमानों की धरपकड़ की जाए। आपको बता दें कि इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे जयपुर से सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी, और स्टूडियो में रहेंगे हमारे 2 वरिष्ठ साथी, आदरणीय रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, और योगीराज योगेश जी हमारे पत्रकार साथी। चर्चा शुरू कर पहले उसके सुन लेते हैं तीनों नेताओं की बातचीत। इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, गरीब, मध्यम वर्गीय, झुग्गी वाले, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोग, हमारे देश के लोगों को उनका हक छीनने वाला ये कार्य है। इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने, हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर हो। जो सारे लोग होते हैं ये किस पार्टी के वोटर हैं, ये कोई भी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन हैं। तो ये जो हमारे देश की दुश्मन पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, ये सारे लोग इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, और यही पार्टियां होती हैं जो इनको संरक्षण देने का काम करती हैं। तो ये केजरीवाल का अभी जो है अपना धीरे धीरे खुलासा हो रहा है सारे षड्यंत्र का। बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अगर देश में कहीं भी रोहिंग्या है तो कैसे घुस रहे हैं? सीधे तौर पे अमित शाह जी अकाउंटेबल हैं, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। दिल्ली में अगर कहीं रोहिंग्या है तो सीधे तौर पे जिम्मेदारी हरदीप पुरी जी की है, जिन्होंने 17/8/2022 को सार्वजनिक तौर पे ट्वीट करके बकायदा पीएमओ को टैग करते हुए कहा कि वो दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या को बसा रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सुरक्षा का मसला सीधे तौर पे गृह मंत्रालय के अंडर आता है। तो इसमें तो मामला गृह मंत्रालय का, लेकिन उसके अलावा भी एक मंत्रालय है, वो है देश के जो सामाजिक लोग हैं उनका मंत्रालय। असल में हर आदमी को जागने की ज़रूरत है। इस पर राजनीति एक अलग मुद्दा है। बीजेपी है, कांग्रेस है। बीजेपी 10 साल से केंद्र में सरकार में, लेकिन उसके पहले जो पार्टियां सरकारों में थी, वो सबसे खास बात है कि वो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस पर दोषारोपण के बजाय जो बीमारी की जड़ है, जो समस्या की जड़ है, उस पर जाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल का बहुत इलाका, असम की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, दिल्ली की बात करें, जयपुर की बात करें, राजस्थान, चूँकि वो भी सीमावर्ती राज्य हैं, इसके अलावा झारखंड और बंगाल, बिहार की हम बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक किस्सा ज़रूर पूरी बातचीत में साझा करूंगा, जो मुझे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया था। बहुत ही सनसनीखेज और चौंकाने वाला है। चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला है, ये आंतरिक सुरक्षा का, इसमें राजनीति अपनी जगह है। कौन किसको वोट देगा, किसको नहीं देगा, ये अलग बात है, लेकिन विदेशी आदमी आके अगर हमारी डेमोग्राफी चेंज करेंगे षड्यंत्र के तहत, तो फिर इस पर सबको जागने की जरूरत है। जिम्मेदार इसमें सब है, कोई एक नहीं। आपकी राय? ये निश्चित रूप से राघवेंद्र जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला है,
और उसका कारण ये है कि देश में एक वर्ग ऐसा है जो भारत राष्ट्र के बजाय अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, पैसों के लिए, यही सब कुछ कामों में लगा रहता है। और यही कारण है कि बांग्लादेश का हो, असम से और बंगाल से जितने लोग पूर्वी पाकिस्तान में गए थे बंटवारे में से, वो सारे के सारे लोग नहीं गए थे, उनके अपने परिवार के लोग वहाँ रह गए थे और धीरे धीरे करके वो सारे लोगों को बुलाते रहे। अब इसके अलावा बाकायदा असम में, बंगाल में, झारखंड में एक ग्रोह काम करते हैं कि वो लोग आए और उनको बसाएं। आप कल्पना कर सकते हैं बांग्लादेश के लोग, रोहिंग्या, भारत का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो आकर के ना बसे हों। लखनऊ में उनकी बस्तियां हैं, कानपुर में उनकी बस्तियां हैं, बरेली में, देवबंद में, संभल में, दिल्ली में कितनी बड़ी बड़ी बस्तियां बन गई। अब ये जितनी बातें होती हैं सब नाम मात्र की होती हैं। और ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि सीमा सुरक्षा बल के रहते हुए आखिर योजना पूर्वक इतनी बड़ी संख्या में लोग घुस के तैयार हैं। बीच में तो ये आंकड़ा आया था सोशल मीडिया पर कि लगभग 2.5 करोड़ लोग वहाँ से आकर के यहाँ रह रहे हैं। अगर इन फिगर को हटा भी दें तो 1971 में जितने शरणार्थी आए थे उसमें से कोई वापस नहीं गए, सब यहीं रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये वाकई राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। इसको राजनीति से अलग हट करके देखा जाना चाहिए। सरकारें तो दिल्ली में आती जाती हैं, लेकिन वो जो ग्रोह हैं वो सतत सक्रिय रहते हैं, सरकारों में अपनी पैठ बना करके इस तरह की घुसपैठ करते हैं और उनकी बस्तियां की बस्तियां बनती चली जा रही हैं। बिल्कुल, मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि एक किस्सा मुझे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया था, और वो किस्सा यह था कि वो पुलिस अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय जो पुलिस होती है उसके लिए जो संयुक्त राष्ट्र होता है उसके तहत वो भारत की तरफ से गए थे अफ्रीकी देशों में, और वो अपना कार्यकाल पूरा करके लौट रहे थे। तो कुछ देर के लिए वो एक विदेशी हवाई अड्डे पर उनका प्लेन उतरता है, वहाँ वो रुकते हैं और वहाँ चाय कॉफ़ी के लिए वो जाते हैं। तो जब वो चाय कॉफ़ी की पीने के लिए गए थे तो होटल में गए, बाहर जो होटल बनी थी एयरपोर्ट के बाद, उस होटल में जब वो चाय पी रहे होते हैं तो एक कोई आदमी आता है, चूँकि ये हिंदुस्तानी थे, वो समझ गया था कि ये भारतीय हैं। वो वेटर का काम करता था। उसने पूछा कि आप भारतीय हैं, और उसने कहा कि मैं भी हिंदुस्तान का हूँ, मुझे एक फ़ोन करना, क्योंकि यहाँ से हमको फ़ोन करने की अनुमति नहीं मिलती है। चूँकि हिंदुस्तानी थे, इनके पास भारत का मोबाइल नंबर का फ़ोन भी था, उन्होंने उसको फ़ोन दे दिया और उसने अलग जाकर बात की। चूँकि वो पुलिस वाले थे, चर्चा के बाद उन्होंने उस टेलीफोन को रिकॉल कर दिया, दोबारा नंबर लगाया कि आखिर किससे बात की। उस वेटर ने कहा था कि मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ जो कलकत्ता में रहती है। जब उसने फ़ोन लगाया उसी नंबर पर तो किसी महिला ने फ़ोन उठाया था और उसने पूछा कि अम्मा आप कहाँ रहती हैं, तो उसने अपना पता बांग्लादेश बताया था। वो पुलिस अधिकारी जब भारत लौटते हैं तो उन्होंने भारत में आकर केंद्र सरकार के जिम्मेदार अफसरों को ये बताया कि इस तरह के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो वेटर जो था वो भारतीय कागज़ों के आधार पर वहाँ नौकरी कर रहा था विदेश में। वो भारतीय नागरिक था, उसके पास भारतीय वीज़ा भी था, पासपोर्ट भी था। तो ये तो एक घटना हुई, लेकिन ऐसी दर्जनों घटनाएं हैं। जितने भी हाईवे हैं उसके आसपास जो दुकानें लगी रहती हैं उसमें जो विदेशी मूल के लोग होते हैं, जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं, वो उस पर काम करते हैं और वो असल में बड़ी संख्या में काम करते हैं। वो पालियों में काम करते हैं कि दिन में कौन काम करेगा, रात में कौन काम करेगा। एक ठेला है और उस पर 8 लोग काम करते हैं, 4 दिन में और 4 रात की पाली में। और इसके खास बात यह है कि जब वो वहाँ ठेला लगाते हैं हाईवे पर, तो उसके आसपास के जो गांव होते हैं वहाँ वो जाकर अपने कनेक्शन ढूंढते हैं, उनके ज़रिए वो आधार कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं और फिर बाद में वो मतदाता सूची भी अपना नाम जुड़वा लेते हैं। तो ये पूरा एक रैकेट है। जो मैंने एक पुलिस अधिकारी का किस्सा बताया, अभी अभी हाल के दिनों में वो रिटायर हुए हैं। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है। इसमें बीएसएफ की जिम्मेदारी चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, लेकिन हम सबकी भी जिम्मेदारी आती। राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं सूरज सोनी जी, बहुत जिम्मेदार हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं। सूरज जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सूरज जी, हाँ जी, नमस्कार राघवेंद्र जी। दरअसल राजस्थान में भी इसकी बहुत शिकायतें, क्योंकि जयपुर दिल्ली से लगा हुआ बड़ा टूरिस्ट प्लेस है पूरा राजस्थान, और दिल्ली से लोग राजस्थान में जाते हैं क्योंकि राजस्थान का एक महत्व है सामरिक दृष्टि से। आपको क्या लगता है कि जो स्थिति देश भर में है, क्या जयपुर या राजस्थान में वही स्थिति है? खासतौर से घुसपैठियों की बात करें, बांग्लादेशियों की बात करें। जी, निश्चित तौर पे ये बहुत गंभीर विषय है और अभी ये जो चुनौती है ये बर्निंग इशू चल रहा है पूरे देश के अंदर। वैसे तो जो रोहिंग्याओं की जो चुनौती है, जो बांग्लादेश से लोग म्यांमार में घुसे और म्यांमार में जब उन लोगों ने उनको स्वीकार नहीं लगा उनको, तो वो अवैध रूप से घुसपैठ करके भारत में लगातार प्रवेश कर रहे हैं। 1982 और 90 के बीच में
ऐसी कई घटनाएं आई थी और वैसे जो सरकार भी रही थी उसने एक समय तो स्वागत किया था उनका, लेकिन विरोध बढ़ा बाद में। और 2005 से हम देख रहे हैं कि लगातार अवैध आमद हो रही है इनकी, और इससे पूरे भारत के, मैं तो हमारे राजस्थान की बात करूंगा, मध्य प्रदेश की बात करूंगा, गुजरात की बात करूंगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान में विशेष तौर पे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांप्रदायिक इनका जो है बड़ा प्रभाव रहा है। और सामाजिक रूप से हम देखेंगे कि बड़े, जैसे जयपुर में तस्कर पकड़े गए थे, बांग्लादेशी बस्ती बस गई थी एक पूरी, और उसमें रोहिंग्या थे, और वो मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त पाए गए थे, जो सीमा पार से जो ड्रग्स था उसको लेकर के आते थे और भारत में सप्लाई कर रहे थे। साथ ही एजेंसियों का इनपुट रहा था कि वो वहाँ पे जो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन है, जैसे मोहम्मद है, लश्कर तोयबा है, उनसे भी जुड़े हुए थे। तो आशंका व्यक्त की जा रही है कि उनके नेटवर्क के लिए भी काम करेंगे। जो ये जो अनलीगल माइग्रेट्स आ रहे हैं, ये कहीं न कहीं पूरी संभावना व्यक्त की जाती है एजेंसियों के द्वारा कि जो मादक पदार्थों की तस्करी भी कर रहे हैं, अवैध घुसपैठ कर रहे हैं। साथ ही वो जो बाहर की एजेंसियां हैं विदेशों की, विशेष तौर पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो नेटवर्क में इनको लिया हुआ है, तो ये भारी मात्रा में बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा एक उत्पन्न हो गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक टूंडा नाम का राघवेंद्र जी आतंकी था, जो बाद में बड़ा उसको पकड़ा था सीमा पार से, तो वो जयपुर में रहा था लंबे समय तक, और उसका काम यही था कि वो लोगों को ले लेकर के आता था वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे घुसपैठियों को, और बिल्कुल ये सीमाओं में घुसपैठ कराए, जयपुर में लंबे समय तक रहे, नेटवर्क बन पाया अपना। और उसका काम ये था कि नेपाल बॉर्डर से, बांग्लादेश बॉर्डर से इन जो रोहिंग्या है और बांग्लादेशी है, अवैध घुसपैठी है, इनको भारत में प्रवेश करवाया। तो उससे ये मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा मिला, आतंकी जो नेटवर्क है वो उनका पुष्ट हुआ। साथ ही साथ के अंदर हमारे जो संसाधन है उन पे भारी मात्रा में दबाव पड़ा कि आप ये देखिए कि रेलवे स्टेशन के आसपास जयपुर में आज के कई वर्षों पहले एक लंबी बस्ती बस गई थी, वहां पे लोगों का जीना दुभर हो गया था, और हमारे जो संसाधन है उन पे एक भारी दबाव पड़ गया था। साथ ही एक चीज मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहूंगा कि ये जो अवैध लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, अवैध प्रवासी आ रहे हैं, इनकी जो बड़ी आमद है उससे आंतरिक सुरक्षा को तो खतरा है ही है। साथ ही ये जो राजनीतिक रूप से अभी चर्चा में हमने सुना कि इनका स्टेटमेंट आ रहा था मनोज तिवारी जी का, वो भी बात है कि भारत के कुछ प्रांतों के अंदर इतनी संख्या के अंदर लोगों ने, पॉलिटिकल दलों के लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते हुए इनके राशन कार्ड बनवा दिए, इनको वोटिंग लिस्ट से जोड़ दिया। तो अभी बंगाल के चुनाव में हमने देखा कि एक बड़ा भाग जो है रोहिंग्याओं का, घुसपैठियों का, बांग्लादेशियों का पॉलिटिकल केंद्रियों को प्रभावित कर रहा था। मतलब वो, इसलिए चिंता यही है, चिंता इसी बात की कि इसमें सरकार तो अपनी जगह है, हम सरकार पर दोष कम देंगे, समाज को भी जागने की जरूरत है, क्योंकि ये ड्रग्स के मामले में बहुत आगे है और ड्रग्स और आतंकवाद का चोरी दामन का साथ है। और रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं वो अपराध में भी बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं, वो लूट करते हैं, डकैती करते हैं, और वैसे वो भीख मांगते हुए दिखते हैं। और सबसे खास बात है कि जो सैन्य क्षेत्र हैं, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जबलपुर में उनकी आमद है, इटारसी हमारे पास जो एक भोपाल के पास इटारसी शहर है, वहाँ भी सेना की एक फैक्ट्री उस पर है, इंदौर के पास महू की हम बात करें, ग्वालियर की बात करें, और राजधानी भोपाल में भी वो एक तरह से निशाने पर लिए हुए हैं। योगीराज जी, ये आंकड़ा तो करीब 5 करोड़ के आसपास जाता है जो घुसपैठियों की हम बात करें, लेकिन डेमोग्राफी उन्होंने असम में बदली हुई है, पश्चिम बंगाल में बदली हुई है, झारखंड में बदली हुई है, और इनके शुभचिंतक है पूरे देश में। दरअसल वो शुभचिंतक भी इनसे ज़्यादा खतरनाक है। हमें लगता है कि इसमें पहले तो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि सरकार को लोगों की तरफ से इनपुट जाए। अब वो लोग किसको शिकायत करें, जाहिर है कि थानों पर शिकायत करेंगे तो थाने में भी कई बार उनके लिंक होते हैं और वो थाने वाले भी उनकी मदद करते हैं। तो ये बहुत सारी बात है, राजनेताओं का समर्थन है, पुलिस के भी तार उनसे जुड़े हुए हैं। और जो मैंने बताया था किस्सा कि जो विदेश में गए थे हमारे अधिकारी, उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय को भी उन्होंने सूचना दी इसकी कि इस तरह से भारतीय बनकर बांग्लादेशी विदेश में काम कर रहा है, और उसने उनके मोबाइल फ़ोन पर अपनी माँ से बात की ये कहकर कि वो कलकत्ता में रहती है जबकि वो बांग्लादेश में थी। तो ये बहुत सारी बातें जो चिंता में डालती हैं। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पर ये बड़ी गंभीर समस्या है, और भारत में हर समस्या की जड़ है वोट बैंक की राजनीति।
और जब तक कुछ चीज़ों को ये वोट बैंक की राजनीति से ऊपर आप उठकर नहीं देखेंगे, तब तक इन समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कि आप एक तरफ विरोध करते रहें कि साहब ये घुसपैठ, अवैध घुसपैठ हो रही है, और दूसरे यहाँ के कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ पार्टी उस घुसपैठ को कराने में सहयोगी बन रहे हैं। तो कुछ मसले देश में ऐसे चिन्हित हों कि जिस पे सारे राष्ट्रीय दल एक हों, उसमें ये एक प्रमुख मुद्दा है। देश का मुद्दा सबसे, इंडिया फर्स्ट होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ये निश्चित तौर पर ये किसके लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं। ये हो सकता है आपकी सरकार कुछ दिनों के लिए बनवा दे, लेकिन परमानेंट सरकार ये भी नहीं बनवा सकते। इसलिए आपको देश को पहले रखना ही पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात राघवन जी, आप ये देखिए, अभी एक हरदीप सिंह जी के ट्वीट की बड़ी जोर शोर से चर्चा करते हैं विपक्षी दल कि साहब उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने रोहिंग्याओं की वकालत की। उसमें कहीं उन्होंने वकालत की बात नहीं की। उस ट्वीट में लिखा है कि इनका एक रजिस्टर हो और इनके चिन्हित करके रखा जाए, ताकि ये पता रहे कि ये रोहिंग्या हैं। ये थोड़ी किया है कि अवैध रोहिंग्याओं को भारत में शरण दी जानी चाहिए। तो ये अंतर समझने पड़ेंगे इन चीज़ों को। और एक और चीज़ आप ये देखिए कि आप किसी को भी आके यहाँ रह रहा है, झारखंड में भी चुनाव हुआ, वहाँ तो इन रोहिंग्याओं के लिए मंच से घोषणाएं की गई कि हम आपको 400 रुपये में सिलेंडर दे देंगे, हम आपको नागरिकता तो देंगे ही देंगे, तमाम सुविधाएं आपको देंगे। तो कम से कम इतना नहीं होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल हो, है देश का राजनीतिक दल, लेकिन इलीगल लोगों के लिए आप इतने समर्पित क्यों हैं? कम से कम आपके नज़र में देश पहले होगा तो ये बात नहीं होगी। तो मेरा जो बार बार ये कहना है कि कुछ मुद्दों को देश के ऊपर रखना चाहिए, देश की सुरक्षा पर रखना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात ये, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी वाले, वो मनोज तिवारी जी को मैं सुन रहा था, आप ये किसको आप बता रहे हैं कि साहब इतनी घुसपैठ वहाँ से हो रही है? क्योंकि ये जिम्मेदारी अब आप ही की है, आपको तय करना पड़ेगा। भारत में जितने देश में जितनी भाजपा शासित सरकारें हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनको नहीं पता कि कौन कौन रोहिंग्या शरणार्थी मध्य प्रदेश में शरण लिए हुए हैं? भोपाल में ऐशबाग थाने के सामने से रोहिंग्या शरणार्थी पकड़ाए जाते हैं और उस थाने के पुलिस वालों को पता नहीं। एटीएस के इनपुट पर उनको गिरफ्तार किया जाता है, वो भी रातों रात एटीएस आती, बंदूक की नोक पर उनको गिरफ्तार करके ले जाती। तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आपकी सरकार क्या कर रही है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें इस बात के लिए नहीं दी जनता ने। ये आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि आप एक भोपाल का मैप, आप मध्य प्रदेश का मैप ये आप बनाएं और उसमें देखें कहाँ इलीगल मजारें बन रही है, कहाँ इलीगल मस्जिद बन रही है, कहाँ इनमें आने वाले लोग कहाँ से आ रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? आप केवल आम आदमी पार्टी पे, झारखंड पे, त्रिपुरा पे, बंगाल पे दोष दे सकते हैं, निश्चित तौर पर उनका भी शरणार्थियों को बनाने का योगदान है, शरणार्थियों को भारत में बसाने का योगदान है। लेकिन आप जहाँ स्ट्रांगली हैं आप वहाँ तो आप एक्शन ले ही सकते हैं ना। बिल्कुल। दरअसल योगी राज्य, असम की हम बात करें, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। वो अभियान चलाए हुए हैं, वो बाकायदा कागजातों की पड़ताल कर रहे हैं और उनको वो पकड़ रहे हैं। यही अभियान दिल्ली में एलजी ने चलाया, तो मध्य प्रदेश की सरकार ये अभियान क्यों नहीं चला सकती? यहाँ के पुलिस थाने क्या सिर्फ हेलमेट की चेकिंग के लिए है? क्या वो सिर्फ छोटे मोटे लोगों को परेशान करने के लिए या छोटी मोटी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए? पुलिस को हम पूरा टारगेट इसलिए नहीं करते क्योंकि पुलिस ही है जिसके पास हम जाके शिकायत कर सकते हैं। अब पुलिस को सक्रिय करने की जिम्मेदारी सरकार की है। शर्मा जी, दरअसल ये जो सारा मामला है, पुलिस को हमने लोकल कामों में इतना व्यस्त कर दिया है, पुलिस वीआईपी ड्यूटी में इतनी ज़्यादा उलझ गई है कि उसके पास इन सब कामों के लिए वक्त भी नहीं है। ना तो बल है उनके पास, माने संख्या बल की भी कमी है, और उनके पास प्रेशर बहुत है वीआईपी की एक तरह से सुरक्षा का। कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को भी, जैसे असम में हेमंत बिश्वा काम कर रहे हैं, दिल्ली में एलजी ने काम किया है, कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में उज्जैन की बात करें, निमाड़ की बात करें, उसमें खंडवा, खरगोन, ये सब पूरा इलाका आता है। जबलपुर बहुत सेंसिटिव है, वहाँ आर्मी के बहुत सारे काम होते हैं, बारूद की फैक्ट्री भी है। इटारसी की बात करें, भोपाल राजधानी है, यहाँ पर अभियान चलाने की ज़रूरत है। कम से कम प्रशासन या पुलिस इतना तो कर सकती है कि जो संदिग्ध इलाके हैं वहाँ वो उनका पहचान पत्र मांगे, आधार कार्ड मांगे, राशन कार्ड मांगे, और फिर ये पूछे कि आप कहाँ से आए हैं। अगर वो संदिग्ध हैं तो उन पर कार्रवाई करें। मुझे लगता है कि अगर इतना भी हो गया तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक उनको, पुलिस को देगी, जो देश के हित में काम करेंगे। आपकी राय? देखिए, स्वाभाविक रूप से राघवन जी, ये स्थिति तब होगी जब पुलिस के मन में प्राथमिकता राष्ट्र और समाज हो। आमतौर पर पुलिस चूंकि अंग्रेजों ने बनाई थी, तो पुलिस का सारा काम सरकार के आसपास और उनकी हिफाजत करना और उनकी सेवा करना,
ये उनकी पुलिस के उनकी जो वर्किंग है उसमें ढला हुआ है। आज भी अगर आप देखेंगे 2-2 सिपाही जो हैं वो अफसरों के घरों पे लगे रहते हैं, सब्जी अब्जी लाने में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जनहित जो है और राष्ट्रहित, ये पुलिस की प्राथमिकता में मुझे कभी लगता नहीं। अगर खड़े भी होंगे तो ट्रैफिक में भी खड़े होंगे तो ऐसी शिकायतें मिलती है कि वसूली कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये इसके साथ साथ समाज को भी एक तो जागरूक रहना पड़ेगा। जो लोग चले गए और आखिर वो कौन लोग हैं? बीच में असम से तो खबर ये आई थी कि बांग्लादेश का आदमी कोई फर्जी लेकर के विधायक बन गया और एक तो मंत्री बन गया था। इसी बीच में जो संदेश खाली का सारा जो गैंग का मामला पश्चिम बंगाल का आया, तो वो जो गैंगस्टर था वो बांग्लादेशी था। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं वो जो पूरा रैकेट उनका है, उनका समानांतर रैकेट, अपराधियों का जो रैकेट है, मैं समझता हूँ ये बहुत चिंताजनक है। और चिंताजनक इसमें राष्ट्रीय एजेंसियों को तो सक्रिय होना, समाज को भी सक्रिय होना। आखिर जब बांग्लादेशी आकर के रहते हैं तो गांव वालों को पता लगता है कि ये बांग्लादेशी है। पश्चिम बंगाल उसके असम के गांव भारतीयों ने खाली कर दी और बांग्लादेशियों की बस्ती बन गई। ये आया है अखबारों में। अब कुल मिलाकर के तो सामाजिक जागृति भी ये है कि एक जना आ गया, अब दूसरे को ले आया, तीसरे को ले आया और लोग खाली कर करके जाने लगे। अभी तो उत्तर प्रदेश के दर्जन भर नगरों में बस्तियां लोग खाली करके चले गए, मंदिरों पे लोगों के कब्जे हो गए। तो समाज को भी तो जागृत रहना चाहिए और कहीं ना कहीं कौन अनजान आदमी आ रहा है उस प्रति स्वयं भी जागृत रहें। वो सरकार पर दबाव बनाए, पुलिस पर दबाव बनाए, ये कौन आदमी है इसको देखो जरा। वो फिर जो लोग आते हैं वो इतनी अपनी तैयारी के साथ आते हैं, बाकायदा उनके यहाँ पर आई कार्ड बनाने वाले लोग बैठे रहते हैं। उनका तो पूरा नेटवर्क है, पूरी टीम के साथ काम होता है, लेकिन देश को बचाने के लिए नेटवर्क नहीं है। पुलिस की आपने बात की कि अंग्रेजों के ज़माने की पुलिस है, लेकिन वही पुलिस अंग्रेजों के ज़माने की असम में काम कर रही, क्योंकि वहाँ की सरकार का विजन क्लियर है। उसको मालूम है कि हमको जो विदेशी लोग हैं, जो घुसपैठी है, उन पर कार्रवाई करनी है। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, यहाँ तो भाजपा कहती है कि हम राष्ट्रवादी दल है, इनकी सरकार है, यहाँ कितना काम हो रहा है। सवाल ये कि सरकार जो डायरेक्शन देगी पुलिस वैसा काम करेगी। अभी तो एक विधायक जी, उनके पास 4 गनमैन है, सांसद जी है, उनके पास गनमैन है, लेकिन सुरक्षा के मामले में कोई किसी का पता नहीं रहता। तो पुलिस पर प्रेशर भी है और पुलिस का दुरुपयोग भी है। और जो सबसे खास बात है कि सरकार को अपना संदेश साफ देना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता क्या है। अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी पकड़ना सरकार की प्राथमिकता है तो पुलिस तो कल से काम शुरू कर देगी। उससे मालूम है कि कहाँ बांग्लादेशी पंचर जोड़ रहा, उसको मालूम है कहाँ रोहिंग्या लूट कर रहा है, कहाँ डकैती डाल रहा है, कहाँ हत्या के काम में लिप्त है, क्योंकि ये अपराधों की एक जो लंबी श्रृंखला होती है उसको भी ये अंजाम देते हैं। तो ये बहुत सारी बातें राजस्थान के हमारे साथी जो जुड़े जयपुर से, सूरज जी अच्छे से बता पाएंगे कि जो टूरिस्ट के प्लेस है, आपके पूरा राजस्थान एक तरह से टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ किस ढंग के संदिग्ध लोग होते हैं और आप जैसे लोग जो है वो कितने जागरूकता के साथ इस पर काम कर रहे हैं। कुछ नतीजे भी आए हों तो वो भी हमारे साथ साझा करिए। देखिए राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये है कि इन अवैध घुसपैठियों को 2 तरह के बड़े संरक्षण प्राप्त होते हैं। एक तो इनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाता है कई बार, और राजनीतिक दल के जो लोग जुड़े हुए लोग हैं वो केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए इनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड बना देते हैं और उस वोटर कार्ड से ये जो है उसका दुरुपयोग भी करते हैं और ये मतदान को इतना प्रभावी करते हैं कि वो परिणाम में बदलाव ला देता है। कई जगह तो कई ऐसी जो बस्तियों का आपने जिक्र किया आपने अभी, उन बस्तियों के अंदर पूरा जो है इनका एक काडर बच जाता है और उसमें ये जो पॉलिटिशियन होते हैं जिनको फायदा होता है, ये एक पार्टी विशेष के लोग मान लो, ये भी इनके पूरे जो है वो संरक्षक के रूप में निकल के आ रहे हैं। दूसरा, इनको तो स्थानीय धर्म के आधार पे जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि बांग्लादेश से आने वाले लोग हैं, तो जयपुर के आसपास के मध्य प्रदेश के मैं दौरे में गया था, तो वहाँ नलखेड़ा से लेकर के खरगोन तक के अंदर काफी मुझे ऐसे जो संदिग्ध लोग हैं वो दिखाई दे रहे थे और उनके जो संरक्षक है स्थानीय स्तर पे वो मुस्लिम लोग निकल करके आ जाते हैं एकदम से। तो ये एक बड़ी चिंता का कारण होता है कि आज हम बच रहे हैं, हमारा देश फर्स्ट होना चाहिए, धर्म बाद में, तो नेशन फर्स्ट की जो धारणा है उसको खास बात तो यही है ना कि सरकार तो अपनी प्राथमिकताएं बताएं पुलिस को। अगर सरकार अपनी प्राथमिकता बताएगी तो पुलिस उस हिसाब से काम करती है, क्योंकि उनका अपना नेटवर्क तो होता ही है। लेकिन जैसे मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ असम के मुख्यमंत्री का, यूपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने अपना बता दी प्राथमिकता की हमारी प्राथमिकता क्या है, तो वो चीज़ें
प्रशासन भी उस पर ध्यान देता है और पुलिस भी करती है। मुझे लगता है कि पुलिस पर दोष देने की जरूरत कम है, प्रशासन पर और सरकार को इस मामले में सजग रहने की जरूरत है। जनता तो फिर आपके हिसाब से काम कर ही देगी। योगीराज जी, आपकी राय कि इसमें मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार आखिर ये कब एक्टिव होंगी, क्योंकि ये तो राष्ट्रवादियों की सरकार है, ये इनका दावा भी है, आपकी राय? नहीं, बिल्कुल, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि सरकारें सत्ता भोग के सुख में न लगें जी। यह देश विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, ये समय शहादत देने का समय है। और आप ये देखिए, बांग्लादेश के घुसपैठी या कोई भी घुसपैठी जब आता है तो वो केवल ऐसा नहीं कि किसी के संरक्षण पे आ जाता है, वो उसकी कितनी भयंकर तैयारी करता है, इसको यदि सुन लें पुलिस वाले तो आंखें चौंक जाएंगी। वो उसके लिए मेहनत करते हैं, वो उसके लिए, अब ये तो एसेंट से ही समझ में जाएगा कि ये बांग्लादेशी आदमी, ये म्यांमार से आया हुआ, ये भाषा से ही समझ में जाता है। लेकिन उस भाषा को छिपाने के लिए वो कोर्स करते हैं, वो भारत की भाषा कैसी बोली जाए उसके लिए मेहनत करते हैं, फिर वो चिन्हित करते हैं। वो ऐसे नहीं, घुसपैठ ऐसे नहीं करते कि साहब हम शरणार्थी हैं और हमें किसी झुग्गी में शरण दे दो जी। वो तय करते हैं कि भोपाल की अरोरा कॉलोनी में हमें रहना है। तो आप उनके मंसूबे अंदाज लगा लीजिए, आप वो जगह खुद तय करते हैं और उनके इरादे साफ हैं कि वो किस लिए आ रहे हैं। इसलिए इनको घुसपैठिए कहना, शरणार्थी कहना, ये बंद करो। ये आतंकवादी लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। आप उस टर्मिनोलॉजी को बदलिए। वो जितनी मेहनत यहाँ आने के लिए कर रहे हैं, ये बहुत कठिन है। उनकी दिनचर्या आप देख लो, वो जिस तरीके से लेकर आते हैं, तो वो उसी अनुपात में भारत की पुलिस को, देश की मिलिट्री को सक्रिय होना पड़ेगा। बिल्कुल। वो बंदूक की नोक पर आते हैं तो बंदूक की नोक ही उसका सॉल्यूशन है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये मामला सिर्फ घुसपैठियों तक सीमित नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा, और जब संकट काल आएगा तो फिर ये देश के भीतर एक नए किस्म का हिंसा पैदा करेंगे, गृहयुद्ध की स्थिति लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को जागने की जरूरत है। समाज तो उसके साथ जागी जाता है। अभी तक समाज सिर्फ वोट दे रहा है। जब सरकार जागेगी तो वो सरकार को सहयोग भी करेगा। अभी तो सरकारों के जागने का वक्त है, क्योंकि सरकारों की प्राथमिकता में ये काम अभी काफी पीछे लगता है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। सूरज सोनी जी, आपका साधुवाद। रमेश शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। और योगीराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।